Hi guys, so today's video is going to be on something which is something जो मैं नहीं जिसके बारे में वीडियो बनाना चाहती हूँ because it's a bit negative subject और मैं सोच रही थी कि सब कुछ पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँ but unfortunately based on how things are working out right now this is a very disappointing topic मैं बोल सकती हूँ या फिर however you guys want to take it. So if you've read the title, if you've seen the thumbnail, आप already जानते हो कि आज मैं किस टॉपिक के बारे में आप लोगों से बात करना चाहती हूँ which is rejection या pre-refusal के reasons. Now if you are also somebody who has applied from the Delhi Embassy और अगर आप थोड़े से unfortunate रहे हो कि आप लोगों को negative response मिला है embassy की side से and you've received a pre-refusal or a rejection, chances are that reason काफ़ी common है because based on what I've been hearing from people around काफ़ी सिमिलर कुछ 3 पॉइंट्स हैं जिन 3 पॉइंट्स के बेसिस पर एम्बेसी रिजेक्शंस और प्री रिफ्यूजल्स दे रही है. ठीक है, सो आई जस्ट वांटेड टू क्विकली कम हियर एंड एड्रेस दैट इफ़ इन केस यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दैट व्हाट्सएप ग्रुप और अगर आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, आपको लग रहा है कि आप अकेले हो इस चीज़ में एंड यू आर कन्फ्यूज्ड कि उसका रिप्लाई कैसे बनाना है या फिर हाउ डू यू वांट टू गो अबाउट इट, प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट अलोन. ठीक है, देर आर अ लॉट मैनी पीपल जिनके साथ भी सेम यही प्रॉब्लम चल रही है अभी एंड एवरीबडी राइट नाउ हु हैज़ रिसीव्ड अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द एम्बेसी इस टॉपिक के ऊपर इज़ करंटली ट्राइंग टू प्रिपेयर कि वो किस तरीके से जवाब दे सकते हैं या फिर अगर रीअप्लाई करना है तो किस तरीके से अपना एप्लीकेशन को पहले से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. ठीक है, सो बिफोर आई गेट इन टू एनी ऑफ इट, छोटा सा एक डिस्क्लेमर एज ऑलवेज मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ. आई एम नॉट अ कंसल्टेंट. ठीक है, आई एम नॉट एन एजेंट. मैं कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च करके नहीं बैठी हूँ. वट एवर वीडियोज़ आई एम मेकिंग फॉर यू गाइज आर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड जो मैं अपने आसपास लोगों से सुन रही हूँ. ठीक है, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो इन द फ्यूचर नेक्स्ट फ्यू ईयर्स और हो सकता है चीज़ें कुछ चेंज हो जाएँ, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दैट विद वीज़ा एप्लीकेशंस एंड इमिग्रेशन चीज़ें धीरे धीरे टाइम पे अपडेट होती जाती हैं एवरी ईयर और एवरी फ्यू मंथ्स. ठीक है, सो हो सकता है दिस वीडियो इज़ नॉट एंटायरली एप्लीकेबल फॉर यू गाइज बट स्टिल थोड़ा सा आप लोग को हेल्प मिल सकती है. सो विदाउट एनी एडेड इन्फॉर्मेशन आई वांट टू क्विकली जंप इनटू द टॉपिक्स. ठीक है, सो पहला रीज़न जो सबसे ज़्यादा कॉमन अभी आ रहा था वो फंड्स से रिलेटेड था. काफ़ी लोगों को रिजेक्शंस मिल रहे थे बिकॉज ऑफ फंड्स. ठीक है, एंड जो प्री रिफ्यूज़ल का आप लोग को लेटर मिलता है या रिजेक्शन का लेटर मिलता है उस पर क्लियरली लिखा होता है कि आप लोगों ने फंड्स इतने नहीं सपोर्ट करें कि आप वहाँ पर सर्वाइव कर पाओ. आई मीन आई एम नॉट एबल टू गेट द एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट जिस पे लिखा है बट बेसिकली आइडिया ये होता है. ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक ये है. सेकेंड पॉइंट है कि आपका इंटेंशन टू रिटर्न क्लियर नहीं है या आपका ट्रैवल ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है. एंड द लास्ट टॉपिक इज़ कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करे हैं वो अनरिलायबल हैं. ये 3 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसके बेसिस पे इस वक्त एम्बेसी रिजेक्शंस और प्री रिफ्यूजल्स दे रही है. ठीक है, तो आई एम हियर. मैं आपको कुछ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी नहीं बताने वाली हूँ. आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू गाइज कि क्या है वो ऐसी चीज़ें जो आप बोल सकते हो, जो आप लिख सकते हो, जिसके थ्रू आप अपना केस स्ट्रॉन्ग बना सकते हो. ठीक है, बिफोर आई ट्राई टू टॉक अबाउट एनी ऑफ द पॉइंट्स, फर्स्ट थिंग जो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को क्लियरली समझ में आ जाए इज़ दैट मैनी पीपल आर ऑफ द ओपिनियन कि अगर आपके पास प्री रिफ्यूज़ल आ गया है तो फिर तो रिजेक्शन ही मान लो, मतलब वीज़ा मिल ही नहीं सकता. इट्स नॉट एंटायरली ट्रू. ठीक है, हालांकि इन अ लॉट ऑफ केसेस इट इज़ बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर एम्बेसी ने आपको प्री रिफ्यूज़ल दिया है तो वो वीज़ा वापस कभी नहीं आ सकता. अगर आप प्रॉपर पॉइंट्स के साथ जस्टिफाई कर रहे हो देन यू हैव अ गुड चांस. ठीक है, डोंट बी डिस्करेज्ड राइट इमीडिएटली. ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट जो कि फ़ंड से रिलेटेड था. राइट, देखो अगर आप लोगों ने मेरा वो वीडियो देखा है जहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट वीज़ा वाला शेयर किया था आप लोगों के साथ और आपसे डिस्कस किया था, तो मैंने उसमें कुछ चीज़ें एक एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के नाम पर भी आप लोगों के साथ शेयर करी थी. राइट, तो उसी से मैं रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ. क्या होता है जब हम लोग अपना वीज़ा का एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो हम अपनी चेकलिस्ट की सारी वो चीज़ें देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चेकलिस्ट में दिया है, बट वेयर वी लैक इज़ कि हम जज नहीं कर पाते अपनी एप्लीकेशन को कि क्या कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट तो नहीं चाहिए. यही चीज़ मैंने उस वीडियो में भी समझाई थी. ठीक है, जहाँ तक पॉइंट आती है कि अगर आपके पास प्री रिफ्यूज़ल आया है एंड उसमें वो ये पॉइंट दे रहे हैं कि आपके पास इतने फंड्स नहीं है, जबकि based on the things I've heard from a lot of people, they had good funds.
ठीक है, जितना उनका मिनिमम रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा फ़ंड्स हैं उनके पास, बट फिर भी उनको वीज़ा का प्री रिफ्यूज़ल आया बोलकर कि आपके पास फ़ंड्स कम है। देखो, पहली चीज़ ये होती है कि जो एम्बेसी में मिनिमम पैसा वो बोलते हैं कि आपके पास होना चाहिए, दैट इज़ एक्सक्लूडिंग द टैक्सेस एंड योर कॉलेज यूनिवर्सिटी का फ़ी। तो सबसे पहले आपको अपनी फ़ी देखनी पड़ेगी कि आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस कितनी है, ठीक है। आप अपने मिनिमम बैलेंस में वो ऐड करोगे और उसके बाद आप पैसा दिखाओगे, ठीक है। ये मत सोचिए कि अगर ऑलमोस्ट 6080 यूरोस पर ईयर का अगर एम्बेसी बोल रही है आपको पैसा चाहिए, तो आपको उतना ही इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके दिखाना है, एंड दैट्स इनफ। दैट्स नेवर द केस यू गाइज, ठीक है। इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप उसमें ऐड ऑन करो यूनिवर्सिटी का कितना फ़ीस होता है। सबसे पहली मिस्टेक यहाँ पर ये होती है। तो आप इस चीज़ में चाहो तो आप नया एफिडेविट नए बैंक स्टेटमेंट्स के साथ दिखा सकते हो कि ठीक है मैंने अपने फंड्स इम्प्रूव कर दिए हैं, या वॉट एवर इट इज़, ठीक है। सेकेंड थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, आप उसमें पैसा तो दिखा देते हो, पर आप उसमें रीज़न नहीं बताते कि वो पैसा आया कहाँ से, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि अगर मेरे पास सेविंग्स हैं फॉर वॉट एवर रीज़न, या मेरे पास वो जो पैसा आया वो किसी प्रॉपर्टी को सेल करके आया, मैंने वो पैसा अपने अकाउंट में दिखा दिया, मैंने 6 मंथ्स का स्टेटमेंट भी दिखा दिया जिसमें वो अमाउंट मैंने मेंटेन करके रखा है, या कुछ मंथ्स पहले ही वो अमाउंट है, वॉट एवर, हाउ एवर यू वांट टू डू इट, मगर मैंने वो अपने स्पॉन्सरशिप एफिडेविट में जस्टिफाई नहीं करा, किसी एडिशनल डॉक्यूमेंट के थ्रू जस्टिफाई नहीं करा। सो ऑफ कोर्स एम्बेसी के माइंड में जो वीज़ा ऑफिसर है, दे विल हैव दिस क्वेश्चन कि ये पैसा कहाँ से आया। तो आपका केस ऑलरेडी बहुत अनरिलायबल और डाउटफुल हो जाता है, क्योंकि फॉर देम इट माइट बी कि आपने किसी से बोरो करा हो पैसा, एंड देन वंस यू गेट द वीज़ा यू माइट रिटर्न इट। दैट्स अ वेरी लॉजिकल पॉसिबिलिटी, राइट। सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज़ कि आप जहाँ से भी पैसा अपना दिखा रहे हो अकाउंट में, प्लीज़ उसको जस्टिफाई करने की कोशिश कीजिए कि वो पैसा आपके पास आया कहाँ से है, ठीक है। इफ़ इट इज़ योर सेविंग्स, तो आप बता सकते हो कि यार वो मेरी सेविंग्स हैं, यहाँ से आई हैं। इफ़ यू हैव अ रिटायर्ड पेरेंट, जैसा मेरे केस में था, तो मैंने उसमें रिटायरमेंट के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जिसमें लिखा होता है कि यू नो दीज आर द रिटायरमेंट फंड्स दैट दे हैव बिन गिवन, आप वो पेपर लगा सकते हो साथ में, प्लस अपने स्पॉन्सरशिप एफिडेविट में जस्टिफाई करो, ठीक है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्पॉन्सरशिप एफिडेविट्स जहाँ पर वो सिर्फ लिख देते हैं कि हाँ मैं ये हूँ, दिस इज़ माई योर पेरेंट्स का जो भी नाम है, मेरे फादर मदर का नाम है, बोलता हूँ मैं ये हूँ, मेरा एक ही बेटा है, या मेरा ये बेटा यहाँ पढ़ना चाहता है और मैं उसको इतना पैसा दे रहा हूँ, एंड दैट्स इट। इफ़ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू गिव ए स्पॉन्सरशिप एफिडेविट, तो आप उसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं डालोगे, ठीक है। तो प्लीज़ ट्राई टू ऐड दैट इन्फॉर्मेशन इन योर स्पॉन्सरशिप एफिडेविट एज वेल, कि आपके पास वो पैसा कहाँ से आया, ठीक है। लास्ट थिंग दैट आई ऑल्सो रियलाइज दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैड मिस्ड आउट ऑन वाज साइंड और सील, जो स्टैम्प होता है बैंक का। तो जब बैंक स्टेटमेंट आप लोग निकलवाते हो अपना, बैंक हर बार याद रखना खुद से वो साइन और सील नहीं करेगा, ठीक है, खुद से वो स्टैम्प नहीं लगाएगा, यू हैव टू रिक्वेस्ट देम टू डू दैट, ठीक है। नाउ कुछ लोग जो चेकलिस्ट के हिसाब से करते हैं, दे डू इट, बट वो सिर्फ फर्स्ट और लास्ट पेज पे लगा देते हैं। आई नो दिस बिकॉज इट हैपेंड विद मी। जब मैं अपने बैंक से पहली बार स्टेटमेंट्स निकलवाने गई थी, तो उन्होंने सिर्फ फर्स्ट और लास्ट पेज पे ही स्टैम्प और साइन करा था, बट देन मैंने उनसे बहुत रिक्वेस्ट करा था कि प्लीज़ आप हर पेज पे कीजिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर सबमिटिंग एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, तो आपको वो दिखाना पड़ेगा दैट डॉक्यूमेंट इज़ एक्चुअली ऑफिशियल, इट्स नॉट जस्ट अ डॉक्यूमेंट जिस पे आप ऊपर और लास्ट में लगा रहे हो। उनको कैसे पता वीज़ा ऑफिसर को कि आपने बीच में कुछ गड़बड़ नहीं की है, राइट। सो यू नीड टू सबमिट दैट। Another thing, and I think this is a point which is very common for the entire video, कि कहाँ पे प्री रिफ्यूज़ल आने के चांसेस हैं। मैं बार बार आप लोगों को बोलूँगी कि प्लीज़ ट्राई कीजिए कि आप जब अपना एप्लीकेशन बना रहे हैं, खुद जज करके देखो कि कहाँ पर उसमें कोई लूप होल्स हैं या वीक पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे आपको रिफ्यूज़ल मिल सकता है। कोशिश करो कि जितना स्ट्रॉन्ग आप खुद अपने एंड पे अपना एप्लीकेशन बना सकते हो उतना बनाओ। और वो तभी हो सकता है यार जब आप लोग टाइम से करोगे। If you are making your cover letter, say 1 या 2 दिन in advance, it won't happen. Trust me, because you need time. You need time. आप किसी का जिसका वीज़ा आ गया, आप उसका कवर लेटर कॉपी कर रहे हो और आप लगा के सोच रहे हो कि हाँ इसको भी तो वीज़ा मिल गया था तो मुझे भी मिल जाएगा। You won't get it. I can assure you right now, you won't get it. Because the people who are reading your cover letters, they do this for a living.
ठीक है। तो आप कोई कॉपीड लगा रहे हो सामने उनके, दैट इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल, नॉट जस्ट फॉर योर सेल्फ बट जिससे आपने कॉपी किया वो, और जिसको आप दे रहे हो पढ़ने के लिए वो भी। सो डू नॉट कॉपी कवर लेटर्स और एनी ऑफ द अदर डॉक्यूमेंट्स, इसीलिए, ठीक है। नाउ सेकेंड पॉइंट जो मैं डिस्कस कर रही थी वॉज कि आपके डॉक्यूमेंट्स बहुत अनरिलायबल हैं, ठीक है। अब यार ये ना टॉपिक थोड़ा सा वेग हो जाता है, बिकॉज द पॉइंट इज़ दैट हमको एम्बेसीज के थ्रू ये नहीं पता लगता है कि वो एग्जैक्टली किस डॉक्यूमेंट का बात कर रहे हैं विच इज़ अनरिलायबल फॉर देम। नाउ बिकॉज दिस टॉपिक इज़ सो सब्जेक्टिव, जो मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ उस टाइम पर, दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी सब्जेक्टिव एज वेल, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस आप खुद समझो कि आपका टॉपिक कहाँ पर वीक है या आपको कहाँ पर ज़रूरत है समझने की कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, क्या मुझे लिखना चाहिए, क्या मुझे नहीं लिखना चाहिए, यू हैव टू स्टडी योर एप्लीकेशन, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कि आपके एप्लीकेशन में क्या है वो चीज़ जो रह गई है, जो शायद वीज़ा ऑफिसर को आपके डॉक्यूमेंट्स पे एक क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए फोर्स कर रही है, जिसकी वजह से वीज़ा ऑफिसर आपके एप्लीकेशन पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, okay, and I will make a separate video on this which is a very important topic. I think मेरा next video शायद वही होने वाला है, and this is a very important topic and I don't think anybody else is talking about this and they should. Please stop submitting fake documents. I know there are so many agents out there जो कि students से नकली documents बनवाते हैं, fake documents बनवाते हैं, ये बोलकर कि एम्बेसी वाले चेक नहीं करते हैं, आप दे दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक चीज़ याद रखना गाइज, वीज़ा मिलना ही एंड गोल नहीं है। अंडरस्टैंड दैट देयर इज़ अ वेरी रियल चांस दैट यू कैन गेट डिपोर्टेड। आपको वीज़ा मिल गया, आप इटली चले गए, आप वहाँ पे मिड पढ़ाई में हो, आपको डिपोर्ट कर सकते हैं वापस। अ लॉट ऑफ दीज कंट्रीज आर ऑनेस्टली डूइंग इट, दे आर स्टैंडिंग बैक द स्टूडेंट्स। और एक बार आपके अगर वीज़ा पे वो थप्पा लग गया देन योर पासपोर्ट इज़ इट्स ऑफ नो यूज़। सो प्लीज़ इनकी बातों में मत आइए। जो वीज़ा ऑफिसर एजेंट्स हैं, जो कंसल्टेंट्स हैं, जो आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप फेक डॉक्यूमेंट्स लगाओ, प्लीज़ डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, इट्स डेफिनेटली नॉट वर्थ इट, ठीक है। सो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस बिकॉज आई हैव सीन अ फ्यू इंस्टेंसेस जहाँ पर देर आर अ फ्यू कंसल्टेंसीज, देर आर अ फ्यू एजेंट्स जिन्होंने अपने स्टूडेंट्स को गुमराह करके उनके करियर के साथ बहुत गंदे तरीके से खेला है। सो बिफोर you give your hard-earned money to these consultants, to these agencies, please note that you should not lie on your visa application किसी भी तरीके से, ठीक है। तो that is a very big important update I had for you guys. Again, for I would say कि unreliable documents हैं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए आपको खुद देखना पड़ेगा कि ये कहाँ तक आ रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये टॉपिक आ रहा है, ये पॉइंट एम्बेसी दे रही है फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने अपना ITR नहीं लगाया था, या सिर्फ 2 साल का ITR लगाया था, या ITR फिल नहीं करा था बट सिर्फ एक एक्नॉलेजमेंट लगा दिया था नील दिखाकर। इट कैन बी एनीथिंग, ठीक है। सो जज योर एप्लीकेशन प्रॉपरली और उसके हिसाब से एक लेटर का बनाइए, एक नया फ्रेश कवर लेटर बनेगा, बीट फॉर एनी ऑफ द रीजंस। एक रिप्लाई बनेगा, एक कवर लेटर बनेगा और आपको साथ में एडिशनल डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। ये 3 चीज़ें होती हैं जब आप प्री रिफ्यूज़ल के लिए अप्लाई करते हो, तो आप क्या रिप्लाई करते हो, ठीक है। ये तैयार रखने की कोशिश कीजिए। नाउ थर्ड एंड द फाइनल पॉइंट दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू गाइज इज़ द मोस्ट कॉमन, जो कि जब से मैंने खुद अपना एप्लीकेशन सबमिट किया है, मैं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की उससे सुन ही रही हूँ कि ये तो टॉपिक का एक पॉइंट आ ही रहा है, विच इज़ दैट योर इंटेंशन टू कम बैक टू इंडिया इज़ नॉट क्लियर। आपने सफिशिएंट प्रूफ नहीं दिखाया है दैट यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन टू कम बैक। सी आई नो दैट फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइज आप लोग का प्लान यही है कि आप वहाँ जाके सेटल होना चाहते हो, पढ़ाई के बाद आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, यू कैन सेटल देयर, but you cannot talk about that on your visa application, okay, for obvious reasons, because अगर इस तरीके से हम इमिग्रेशन के लिए स्टडी वीज़ा का बहाना बनाकर उनकी कंट्री में घुस रहे हैं, which is something that's happening very often, of course it's a point of concern, and I think in the previous few years as well this has been a reason जिसकी वजह से काफ़ी वीज़ास रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है। अब क्या होता है, मैंने जितने कवर लेटर्स जज करे, जितना मैंने देखा, उसमें आई रियलाइज समथिंग दैट मोस्टली जब हम अपना कवर लेटर प्रिपेयर करते हैं, हम उसमें सिर्फ ये चीज़ लिखते हैं कि ओके मैं
फलाना कोर्स करना चाहता हूँ इस यूनिवर्सिटी से बिकॉज आई फाउंड दिस कोर्स टू बी वेरी गुड, आई फाउंड दिस कोर्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, या मेरे कोर्स से मिला जुला है, मुझे इसमें ये सीखने को मिलेगा, मुझे इस फलाने प्रोफेसर से बात करने का मौका मिलेगा। पर या तो वो वापस आके क्या करना चाहते हैं इसकी बात ही नहीं करते हैं, या फिर करते हैं तो वो सिर्फ कंपनीज़ के नाम दे देते हैं कि हाँ मैं वापस आऊँगा तो मैं इस फलानी कंपनी में काम कर सकता हूँ, आई विल बी एलिजिबल टू लाइक वर्क फॉर दिस पोजिशन, वर्क एट दिस पोजिशन फॉर दिस कंपनी। These are very vague and generic answers. Like, don't you guys think that's not a sufficient proof? If I am a visa officer, अगर मैं एक कवर लेटर पढ़ रही हूँ जहाँ पर एक स्टूडेंट बता रहा है कि अगर मुझे ये एक यूनिवर्सिटी से कोर्स करने को मिल जाता है तो इंडिया में मुझे इस कंपनी में इस पोजीशन पे काम करने का मौका मिलेगा, ओके, बट व्हाट इफ़ यू गेट अ बेटर अपॉर्चुनिटी इन इटली? ये तो मैं मान ही नहीं सकती कि आपको अगर इटली में अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम करने की तो आप मना कर दोगे कि नहीं नहीं, इंडिया में तो है ना एक अच्छा कंपनी, वहाँ पर एक अच्छा पोजीशन है ना, आई वांट टू वर्क देयर। नोबडी डज दैट, ठीक है। सो द फर्स्ट पॉइंट आई हैव फॉर यू इज़ कि अपना इंटेंशन टू रिटर्न को जितना रियलिस्टिक हो सकता है आप उतना बनाइए, ठीक है। You have to talk about something other than a specific job, other than a specific position, other than a specific company, ठीक है। You have to talk about your genuine long term plans कि आप आगे क्या करना चाहते हो। Don't, I'm not saying कि आप कंपनी के बारे में मत लिखो या पोजिशंस के बारे में मत लिखो, you can talk about that, बट सिर्फ वो एक रीज़न आप देकर नहीं चल सकते आगे कि हाँ मैं इस कंपनी में काम करना चाहता हूँ। It's not going to help you or your case. टॉक अबाउट योर फैमिली, टॉक अबाउट एनी ऑफ द प्रॉपर्टीज़ यू हैव हियर कि हाँ मैं अपने पेरेंट्स का एक सिंगल चाइल्ड हूँ, या फिर आई हैव अ प्रॉपर्टी हियर एंड आई हैव टू कम बैक हियर। इफ़ यू आर सपोज टू गेट मैरिड, आप बोलो कि मेरी शादी हो रही है, वट एवर इट इज़। गिव स्ट्रॉन्ग जेन्युइन रीजन्स टू कम बैक। डोंट जस्ट टॉक अबाउट रैंडम कंपनीज, डोंट जस्ट टॉक अबाउट रैंडम पोजीशंस जिस पे आप काम कर सकते हो, बिकॉज आज से 2 साल के बाद, एंड आई एम अज्यूमिंग आप लोग मास्टर्स के लिए जा रहे हो, आज से 2 साल के बाद वो कंपनी भी एग्जिस्ट करती है या वो पोजीशन एग्जिस्ट करती है या उसमें वैकेंसी होगी। हाउ डू यू नो? हाउ डू यू नो? यू हैव टू टॉक अबाउट योर इंटेंशन टू रिटर्न वेरी क्लियरली। एंड ये एक ऐसा पॉइंट है यार जिसके ऊपर मैं बोलूँगी सबसे ज़्यादा टाइम देना। मैं इस टाइम पर पता है अपना कवर लेटर शेयर कर सकती हूँ, एंड आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इन माई प्रीवियस वीडियोज़ दैट आई वांट टू टॉक अबाउट एंड आई वांट टू मेक माई कवर लेटर पब्लिक। और जिस दिन मेरे पास रिस्पॉन्स आता है मैं वो करूँगी भी, बट यू हैव टू मेक इट पर्सनल। ये एक ऐसा पॉइंट है इंटेंशन टू रिटर्न, और जब आप देख रहे हो कि ज़्यादातर लोगों का आ रहा है तो यू हैव टू स्पेंड इनफ टाइम टू मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन कि आप वापस आना चाहते हो, क्यों आना चाहते हो, ठीक है। और ये सब चीज़ें वो हैं जो अगर आप किसी और के कवर लेटर को कॉपी कर रहे हो वहाँ से नहीं मिलेंगी। मैं जेन्युइनली बता रही हूँ, वहाँ से नहीं मिलेंगी, ठीक है। ये वो रीजंस हैं जो आपको खुद सोचने पड़ेंगे, खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। सब कुछ बना बनाया खीर नहीं मिलता है, ठीक है। यू हैव टू टेक फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ। इनफैक्ट जो एंटायर कवर लेटर है इट हैज़ टू रिफ्लेक्ट योर पर्सनैलिटी, इट हैज़ टू रिफ्लेक्ट हु यू आर। तो जब तक आप उस चीज़ को नहीं लिखोगे, जब तक आप उस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करोगे, there is no way you are making a strong cover letter. So this is a very important point I wanted to discuss, and I really hope that जिन लोगों के प्री रिफ्यूज़ल्स आए हैं या रिजेक्शंस भी आए हैं, प्लीज़ डोंट गिव अप होप गाइज। आई नो इट्स अ वेरी टेस्टिंग टाइम राइट नाउ। आई नो कि बहुत टाइम आप लोगों ने वेट किया है to get your slots, and there are so many other people who are still waiting for slots, but please just don't lose hope, ठीक है। just talk about the fact कि आप पढ़ रहे हो तो आपको उस कोर्स से क्या फ़ायदा होगा। आप बात कर रहे हो, आप पर्सनलाइज करो उन चीज़ों को, जेनेरिक मत बनाओ। that's my tip for everybody for this video, and it's a very important point I think. And that's it for today's video. But if you guys want me to come up with more videos and more informative stuff आप लोगों के लिए, तो please subscribe to my channel. I'm so thankful that so many of you guys are subscribing, so many of you guys are leaving very nice comments, and if you have any questions or doubts or queries जिसके बारे में आप चाहते हो that I should address or I should make a video, please do let me know in the comment section down below. And that's it. I think that's it for today.
हैव अ ग्रेट टाइम गाइज एंड स्टे पॉजिटिव. आई नो बहुत नेगेटिविटी है इस टाइम पर, बट जस्ट स्टे पॉजिटिव, दैट्स ऑल आई कैन से. अपने एप्लीकेशन पे भरोसा रखिए, खुद पे भरोसा रखिए एंड जस्ट फोकस ऑन द पॉजिटिव एंड दैट्स इट. ऑल द बेस्ट.